शाम 5 बजे की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में 6800 से अधिक कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों को दिया नियुक्ति पत्र। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम की तारीफ की। कहा, नीतीश सरकार बिहार में युवाओं को लगातार दे रही है रोजगार। प्रदेश में खनन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च। विजय सिन्हा ने कहा, जल्द बालू पोर्टल की भी होगी शुरुआत। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक जारी। प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर मुंगेर और शेखपुरा में तैयारियां अंतिम चरण में। और विश्व कैंसर दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टरों ने लोगों से नशीली पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जवाब दे सकते हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री लोकसभा में संबोधित करेंगे। पीएम के संबोधन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इधर साल 2025 इधर साल 2025 में बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। राज्य होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लाखों नौकरियां देने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बहाली सिपाही और शिक्षकों की होगी। इसके अलावा इंजीनियर से लेकर क्लर्क तक की बहाली होनी है। आज भी सीएम नीतीश कुमार ने 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। देखें ये रिपोर्ट। बिहार में सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल 6 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। मंगलवार को भी सीएम नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों के नवनियुक्त 6341 जूनियर इंजीनियर और 496 अनुदेशकों सहित कुल 6837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है। कि बोलना और करना दोनों अलग अलग चीज है। कुछ लोग बोलने का काम करते हैं, कुछ लोग करने का काम करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। सरकार का दावा है कि चुनाव से पहले 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बाकी की 3 लाख नौकरियां सरकार बनने के बाद दी जाएगी। इसके लिए 17 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र में प्रावधान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है। 12 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य में 9,13,000 नौकरियां दी जा चुकी है। 2005 से 2020 तक 7,50,000 लोगों को नौकरियां दी जा चुकी थीं। 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख से अधिक नौकरी दिया गया और इस बार अभी तक 9 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया और ये टारगेट बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इसलिए स्पष्ट है नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार में इस साल टीचर बहाली के चौथे चरण में 80,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। इसमें तीसरे चरण के 21,000 खाली पदों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य में अभी 1.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद, गृह विभाग में
41,414 पद, ग्रामीण विभाग में 11,000, कृषि विभाग में 3,000, पंचायती राज में 5,500, जल संसाधन में 13,000 सहित लगभग सभी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। इन पर बहाली इसी साल होनी है। कि नौकरियों का वादा नीतीश कुमार ने किया था, नौकरियां नीतीश कुमार ने ही दी है और नीतीश कुमार ही आज भी दे रहे हैं, जो आज भी दिया है और कल भी वही देंगे। बिहार के लोगों को यह भरोसा रखना चाहिए। बिहार सरकार साल 2025-26 में करीब 80,000 करोड़ रुपए सैलरी और पेंशन आदि पर खर्च कर सकती है। इसमें सबसे बड़ी राशि का आवंटन शिक्षा विभाग के लिए किया जा सकता है। समझा जा रहा है कि फरवरी में पेश होने वाले बजट में सरकार ऐसे प्रावधान लाएगी जिससे सरकारी नौकरियों के साथ रोजगार के भी सीधे अवसरों का सृजन होगा। बिहार में नीतीश कुमार की छवि शुरू से ही विकासवादी नेता के रूप में रही है। सत्ता में आने के बाद एनडीए की सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया है। इसके अलावा बिहार में उद्योग और पर्यटन के विकास के माध्यम से भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पटना में खनन विभाग के इंस्पेक्शन ऐप को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए खनन कार्यों का निरीक्षण, निगरानी और जांच करना आसान हो जाएगा। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने जानकारी दी कि जल्द ही मोबाइल बालू पोर्टल भी लॉन्च की जाएगी। हम खनन निगरानी प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बनाने के लिए इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं, जो अभी आपके सामने करेंगे, जो ये अवैध खनन रोकने में बड़ा एक उपयोगी हथियार के रूप में होगा। सभी खनन पदाधिकारियों की विभाग की ओर से सिम कार्ड उपलब्ध कराया गया है। सबका सरकारी अब नंबर होगा और वो सरकारी नंबर हम आप लोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। हर कार्यालय में वो नंबर लिखा रहेगा और ये जारी करने का कि किसी भी तरह के खनिज से संबंधित अवैध खनन, ओवरलोडिंग या हमारे बालू का डिमांड आवश्यकता, उपयोगिता के अनुकूल, इससे संबंधित भी उनको सूचना कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं और वो इस तरह के हमारे जो खनन प्राधिकार है उसके द्वारा वो लोग उस तरह की आपूर्ति की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। ऐसे भी बालू मित्र पोर्टल भी हमारा इस महीने चालू हो जाएगा, जिससे लोगों के डिमांड को और बेहतर पूर्ति कर सके। प्रगति यात्रा पर मुंगेर जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने वाली है। दूसरे और तीसरे चरण की प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणाएं की थी उन पर स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इस साल दूसरी बार नीतीश कैबिनेट की बैठक हो रही है। इससे पहले 10 जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 55 एजेंडों पर मुहर लगाई गई थी। संसद से। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं संसद में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आए हुए हैं। जब गरीबों के लिए जीवन खपाते हैं ना, तब ये होता है। आदरणीय सभापति जी, जब जमीन से जुड़े लोग जमीन की सच्चाई को जानते हुए जमीन पर जीवन खपाते हैं, तब जमीन पर बदलाव निश्चित होके रहता है। आदरणीय सभापति जी, हमने
गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए। और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, बारिश के दिनों में कच्ची छत, फुसकी, प्लास्टिक की चादर वाली छत, उससे नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। पल पल सपने रौंद दिए जाते हैं, ऐसे पल होते हैं, ये हर कोई नहीं समझ सकता। आदरणीय सभापति जी, अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर केंद्रीय बजट में पूरे देश में उड़ान योजना के तहत पूरे देश में एयरपोर्ट के विकास का संकल्प लिया गया है। इसी के तहत कोशी वासियों को जल्द ही हवाई सेवा का लाभ मिलेगा। सहरसा में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के अधिकारियों ने सर्वेक्षण और अध्ययन कार्य शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर दिख रहा नजारा सहरसा हवाई अड्डा परिसर का है। इसके विस्तारीकरण की प्रक्रिया केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू हो चुकी है। पहले चरण में भारतीय विमान प्राधिकरण की टीम यहां पहुंचकर फिजिबिलिटी जांच शुरू कर चुकी है। बाद में हवाई अड्डा पर विमान टेस्टिंग, रनवे का विस्तार सहित अन्य जरूरतों का अध्ययन करेगी। विमान सेवा के शुरू होने की संभावनाओं को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। उसी क्षेत्र के लिए ये उड़ान योजना जो भारत सरकार बहुत सराहनीय है और यहाँ के जो हमारे बाल बच्चे जो रिलेशन के जो लोग विदेश में भी रहते हैं और कर्नाटका, पूना, बम्बई आईटी क्षेत्र में जो लड़का यहाँ काम कर रहा है उसको आने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है। वो पटना उतरते हैं, वहाँ से पटना से फिर ट्रेन से आना पड़ता है। इसलिए समय की बचत के लिए उन लोग को इसके लिए ये उड़ान की योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है कोशी वालों के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाने की बात कही है, जैसे कि नए हवाई अड्डों का निर्माण और एयरलाइनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बजट 2025 में वित्त मंत्री ने उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोड्रम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के विकास की घोषणा की है। साथ ही 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए संशोधन क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान भी शुरू की जाएगी। बिहार में हवाई अड्डा परियोजनाओं और हवाई माल ढुलाई के लिए बुनियादी ढांचे के अपग्रेडेशन की भी बात बजट में कही गई है। भारतीय विमान प्राधिकरण की टीम सहरसा पहुंचकर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके तहत हवाई अड्डा रनवे के अलावा यहां की जनसंख्या, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम, इंजीनियरिंग कॉलेज, देश विदेश में रहने वालों की संख्याओं का भी अध्ययन करना है। मौके पर मौजूद टीम लीडर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बिहार में अन्य जिलों, अन्य स्थानों पर बन रहे हैं एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है, जिसमें सहरसा को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ हम लोग फ्री फिजिबिलिटी स्टडी के लिए यहाँ आए थे। यहाँ देखा जाना था कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है,
और यहाँ अर्थव्यवस्था क्या है, कितने नर्सिंग होम हैं, कितने कॉलेज हैं, कितने स्कूल हैं, और यहाँ के लोग विदेश में भी रहते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। तो इस तरह का हम लोग एक रिपोर्ट बना करके मुख्यालय को सौंपेंगे। तो उसके बाद OLS की टीम आएगी, विस्तृत जानकारी आप लोग को देगी कि यहाँ क्या किया जा सकता है, संभावनाएं क्या है। लेकिन मेरी नज़र में जो हम लोग ने देखा कि उड़ान योजना के अंतर्गत ये स्वीकृत हुआ है, तो यहाँ संभावनाएं बनती हैं। ये पिछले बजट में बिहार के लिए भारत सरकार ने बहुत कुछ दिया। उसी में से बिहार में 2-3 एयरपोर्ट के भी निर्माण के लिए ग्रीन एयरपोर्ट में सहायता देने का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा 8 जो स्टेट गवर्नमेंट का एयरपोर्ट था और उसको अपग्रेड करने के लिए, जिससे छोटा प्लेन 30 सीटर का प्लेन वहाँ से चल सके, उसका चयन हुआ था। उसी में से सहरसा एक था। सहरसा एयरपोर्ट के निर्माण और वायुयान परिचालन शुरू होने से कोशी क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यहाँ के मखाना और मक्का किसानों को फायदा होगा। इस व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों के लिए यहाँ आना जाना सुगम होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए सहरसा से नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना के बामेती में आज जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने किया। इस अवसर पर रेणु देवी ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए पेड़ पौधे लगाना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव एन विजयलक्ष्मी भी मौजूद रहीं। नए जल स्रोतों और निजी भूमि पर बोरिंग कैसे किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। पानी पीते थे, कितना भी खाना खा लीजिए, आप एकदम स्वस्थ रहिएगा। निश्चित रूप से हमारे यहाँ तो जन जीवन हरियाली पर जन डैश जीवन डैश हरियाली, जीवन के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है। जल भी चाहिए और हरियाली भी चाहिए। जल के बिना हम जीवित भी नहीं रह सकते हैं और हरियाली के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हरियाली हमें ऑक्सीजन पैदा करके देती है। तो इसलिए दोनों का आपसी तालमेल बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा जीवन बच सकता है। और आज हमारे विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम सब चल रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे 15 विभाग तो मिले हुए हैं, लेकिन हमारा मत्स्य और पशु विभाग के पशु के लिए भी जल आवश्यक है और उनके लिए चारा भी आवश्यक है, तो हरियाली भी हमें चाहिए। तो आज का जो ये है हमारा जो चौर विकास चल रहा है, हमारे जो प्राइवेट पोखरे चल रहे हैं, हमारे निजी और हमारी सरकारी क्षेत्र में जो पोखरे हैं, उनके लिए हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी गांव घर में जाके उनसे जो है उनसे अपना ले लेटर और उसके अलावा उसका उपयोग करके और उन्हें फ़ायदा पहुंचाएं और उन्हें ये अवेयरनेस करें कि हरियाली ही बहुत जरूरी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आज मुजफ्फरपुर में बेला औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र उद्योग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होजरी उद्योग मुजफ्फरपुर में लग जाने से जहां आम जनता को सस्ते कपड़े मिलेंगे, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रगति यात्रा के तहत 5 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार मुंगेर पहुंचेंगे, जहां वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही करीब 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा भी करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। अपनी यात्रा के चौथे चरण में मुंगेर पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी जारी है। मुंगेर में सीएम करोड़ों की सौगात देंगे, जिसके लिए काम अंतिम चरण में है। प्रदेश सरकार के नगर विकास और आवास विभाग की ओर से
करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक राजा रानी तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया है। राजा रानी तालाब में पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस ऐतिहासिक तालाब को बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। साथ ही यहाँ वॉक करने वालों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। तालाब के आसपास रंगीन लाइटें लगाई गई हैं जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। तालाब की सीढ़ियों पर जल जीवन हरियाली मिशन पर आधारित चित्रांकन भी किया गया है जो पर्यटकों को खास संदेश देता है। मुंगेर नगर निगम की मेयर कुमकुम देवी ने कहा कि अब राजा रानी तालाब परिसर को मुंगेर नगर निगम के अधीन कर दिया गया है। इसकी खूबसूरती मेंटेन करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। मुंगेर शहर वासियों को इसमें जितनी भी सुविधाएं हो सकेगी सारी सुविधाएं दी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन के बाद भी ये तालाब इसी तरह मेंटेन रखेगा नगर निगम, ताकि हमारा मुंगेर शहर वासियों को एक घूमने का एक मतलब पर्यटक स्थल निरीक्षण करने का, देखने का, बाहर से भी जो लोग आएंगे वो देखेंगे, ये हमेशा रहेगा मेंटेन में, नगर निगम करेगी इसकी। राजा रानी तालाब परिसर में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो यहां आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेगी। 5 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार जब इसका उद्घाटन करेंगे तो ये आम नागरिकों के लिए खोल दिया जाएगा। स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटक भी इसका लाभ ले पाएंगे। राजा रानी तालाब में पर्यटकों और मुंगेर प्रमंडल के वासियों के लिए नौका परिचालन की भी व्यवस्था की जाएगी। राजा रानी तालाब की खूबसूरती रात में और भी खिल उठती है। मैं दूरदर्शन के लिए श्री कृष्ण प्रसाद। मुख्यमंत्री के चौथे चरण की प्रगति यात्रा को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शेखपुरा पहुंचेगी। सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आरिफ हसन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। वहीं एसपी बलिराम कुमार चौधरी ने बताया कि सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शेखपुरा जिला में 6 तारीख को संभावित है। पहले 8 को था, अब 6 हो गया है, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोग का कार्य उसी हिसाब से चल रहा था। अब फाइनल टच चल रहा है और हम लोग कल तक सभी कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अब विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस मुख्यालय से बल एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है और जैसे ही मतलब 5 तारीख को सारे पदाधिकारी और फोर्स यहाँ पर आ जाएंगे और उनको आते के साथ ही हम सभी जगह जो है प्रतिनियुक्ति स्थल पर हम लोगों द्वारा उनकी तैनाती कर दी जाएगी। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी सचिव सुशील कुमार पासी विशिष्ट अतिथि होंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने दी है कि राहुल जी आ रहे हैं। बिहार अभी उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट पर है। स्क्रिप्ट में जहां किसानों के लिए कोई जगह नहीं, नौजवानों के लिए कोई जगह नहीं, जवानों के लिए कोई जगह नहीं, मजदूरों के लिए जगह नहीं, तो जो करना। भारतीय रेल 2025-26 के बजट में बिहार पर खूब फोकस किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें रेल लाइन से लेकर रेलवे स्टेशन के विकास पर फोकस किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार का बोलबाला रहा। इतना ही नहीं, रेल बजट में भी बिहार का खास ध्यान रखा गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के रेलवे बजट प्रावधानों पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय रेल के 2025-26 के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक आवंटन किया गया है। यह राशि 2009 से 2014 के 1132 करोड़ के वार्षिक औसत से करीब 9 गुना अधिक है।
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि 2014 से अब तक 1832 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं, जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क के बराबर है। इसके अलावा 3020 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण कर बिहार में 100% रेल विद्युतीकरण कर दिया गया है। बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल रेलवे के बजट में बिहार के लिए 10,066 करोड़ रुपीस का एलोकेशन हुआ है। 10066। ये यूपीए के समय में जो एनुअल एवरेज होता था, जब बिहार से श्री लालू यादव जी केंद्र में रेलवे मंत्री होते थे, यूपीए का जो समय था, उसके कंपैरिजन में 9 गुना ज्यादा एलोकेशन, 9 गुना ज्यादा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, विस्तारित करने के लिए और नई फैसिलिटीज सभी यात्रियों के लिए, बिहार के सभी निवासियों के लिए। दानापुर रेल मंडल के डीआरएम जयंत कुमार चौधरी ने बताया कि पटना जंक्शन के विस्तारीकरण को लेकर डीपीआर जल्द तैयार कर लिया जाएगा, जिससे स्टेशन का आधुनिकीकरण संभव हो सकेगा। तो टोटल 90,000 करोड़ की योजनाएं या इन्वेस्टमेंट प्लान रेलवे का ऑलरेडी है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। अब हर साल डिपेंडिंग ऑन हम कितना तेज खर्चा कर पाते हैं, उसके हिसाब से एलोकेशन होता है। तो इस साल उस इन्वेस्टमेंट प्लान के अगेंस्ट जो है 10,000 करोड़ का उन्होंने बताया कि एलोकेशन है। अगर जरूरत पड़ेगी, हर साल जैसे जरूरत बढ़ जाती है, तो उतना बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर हमें मिल जाता है जो है। फिलहाल बिहार में 57 नई रेल परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लंबाई 5,346 किलोमीटर और लागत 86,458 करोड़ रुपए है। वहीं 98 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर 3,164 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए आशीष रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। आज पूरे विश्व में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैक्स अस्पताल के साथ हाथ मिलाया है। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने टावर ऑफ होप को रोशन किया। और चलिए अब चलते चलते अंत में एक बार फिर नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। सीएम नीतीश कुमार ने पटना में 6800 से अधिक कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों को दिया नियुक्ति पत्र। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीएम की तारीफ की, कहा नीतीश सरकार बिहार में युवाओं को लगातार दे रही है रोजगार। प्रदेश में खनन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च। विजय सिन्हा ने कहा जल्द बालू पोर्टल की भी होगी शुरुआत। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक जारी, प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर मुंगेर और शेखपुरा में तैयारियां अंतिम चरण में। और विश्व कैंसर दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन। डॉक्टरों ने लोगों से नशीली पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अब दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम और समाचार ओटीटी चैनल वेब्स पर उपलब्ध हैं। वेब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।